गीता और भवानी एक दूसरे की रिश्तेदार थी। वे बहनों की तरह थी। दरअसल भवानी गीता की मौसी की बेटी थी, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। गीता ने हमेशा अच्छे से पढ़ाई की थी और कक्षा में प्रथम आती रही थी, लेकिन भवानी का दिल पढ़ाई में कभी नहीं लगा। गीता अब शहर हैदराबाद में नौकरी कर रही थी। एक दिन जब भवानी घर पर थी तो उसकी माँ ईश्वरी बोली, अपनी बहन गीता को देख, कुछ सीख उससे। बचपन से मेहनत की और अब हैदराबाद में नौकरी करती है, और तू बस समय बर्बाद। जब वो भवानी पर चिल्ला रही थी तो शंकर आ गया। तुम इस तरह क्यों उस पर चिल्लाती रहती हो? हर एक की अपनी प्रतिभा होती है। समय आने पर लोग तुम्हारी बेटी की भी तारीफ करेंगे, देखना। इस तरह शंकर ने अपनी बेटी भवानी का साथ दिया। बचपन से ही तुम उसे सिर चढ़ाते आए हो, इसीलिए तो हो गई है वो ऐसी, और क्या। ऐसे ही ईश्वरी अपनी बेटी को हर दिन डांटती थी और उसके पिता शंकर उसका साथ दिया करते थे। दूसरी तरफ गीता शहर में अच्छी तरह नौकरी करते हुए अपने माता पिता की आर्थिक रूप से मदद कर रही थी। गीता को शहर में अपने साथ काम करने वाले एक लड़के कार्तिक से प्यार हो गया। वो भी गीता से प्यार करता था। इस बात की जानकारी गीता ने अपने माता पिता को दी। पापा, मुझे कार्तिक नाम के लड़के से प्यार हो गया है। मैं तुम्हें बचपन से देख रहा हूँ बेटी। तुमने आज तक जो भी किया है बखूबी किया है। तुम्हारी इच्छा है। अच्छा होगा अगर इस बारे में हम उसके माता पिता से बात करें। जब पिता ने इस तरह कहा तो गीता बहुत खुश हुई और उसने कार्तिक को बताया। तो कार्तिक बोला, गुड न्यूज गीता, मैंने भी अपने मम्मी पापा को तुम्हारे बारे में बता दिया। मेरी मम्मी तुमसे मिलना चाहती थी एक बार। ठीक है कार्तिक। कुछ दिनों बाद कार्तिक गीता को अपने घर ले गया और अपने माता पिता से मिलवाया। उसके माता पिता जरा सख्त मिजाज के थे। समाज में उनका बड़ा सम्मान था। जब उसके माता पिता ने गीता को देखा तो वो उन्हें अच्छी लगी। उसे देखकर कार्तिक की माँ बोली, कितनी सुंदर लड़की है। कार्तिक की माँ ने गीता की नजर उतारी। उस दिन गीता उन्हीं के घर रही और उनके लिए ढेर सारे पकवान बनाए। जब कार्तिक के पिता ने उसका बनाया खाना खाया तो बोल पड़े, तुम बढ़िया लड़की लाए हो जो अच्छी तरह से खाना भी पका सकती है। नहीं तो तुम्हारी माँ के हाथ का पका खाना खा खा कर मेरी हालत खराब हो गई थी। वो गीता की तारीफों में पुल बांधने लगे। उन्हें गीता बहुत पसंद आई। गीता, अपने माता पिता से कहो हम आकर शादी की तारीख तय करेंगे। गीता बहुत उत्साहित थी और बोली, ठीक है आंटी। एक दिन दोनों तरफ के माता पिता ने मिलकर कार्तिक और गीता की शादी की तारीख तय कर दी। शादी का दिन नजदीक आ रहा था। कार्तिक के माता पिता भी अपने सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित कर रहे थे। एक दिन गीता भवानी के घर निमंत्रण देने के लिए गई। मौसी, अंकल है ना घर पे? मुझे शादी का कार्ड देना है। अंकल बाहर गए हैं तेरे? हाँ। भवानी घर पर है मौसी? दोनों ही बाहर गए हैं, शाम तक आएंगे। अच्छा मौसी, आप सब शादी में जरूर आइएगा। मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारे काम है, निपटाने हैं, उसने कहा और वहां से चल पड़ी। दुर्भाग्य से रास्ते में उसका एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया। उसने अपने दोनों पैर गंवा दिए। उसका चेहरा भी घायल हो गया था। ये खबर कार्तिक के माता पिता को पता चली। शादी को बस कुछ ही दिन बाकी थे। कार्तिक के माता पिता अपने सभी रिश्तेदारों को शादी के लिए आमंत्रित कर चुके थे। अब अगर शादी नहीं होती तो वो अपनी प्रतिष्ठा खो सकते थे। इसलिए वे दोनों गीता के माता पिता के पास आए और निमंत्रण पत्र पहले से ही बढ़ चुके हैं, अब कैंसिल नहीं हो सकते हैं शादी। ये वे गीता के माता पिता से शिकायत करने लगे। खबर पाकर भवानी और उसके माता पिता भी अस्पताल आ गए। जब कार्तिक के पिता ने भवानी को देखा, ये लड़की भी तो आप ही की रिश्तेदार है ना, हम अपने बेटे की शादी इससे कर देंगे। जब उन्होंने इस तरह से कहा तो सब सुनकर दंग रह गए। कार्तिक अपने पिता को समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी। अंत में वो भवानी से शादी करने के लिए राजी हो गया। शादी का दिन आ गया। शादी को लेकर सभी काफी खुश थे। गीता चुपचाप दूर खड़ी कार्तिक को दूल्हे के रूप में देख रही थी। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। जब भवानी और कार्तिक की गांठ बांध रहे थे तो गीता की आंखों में आंसू थे। दूसरी ओर भवानी दोनों परिवार के सम्मान को बनाए रखने के लिए इस शादी के लिए मान गई थी। उसे बीता कल और उसकी गीता से नोकझोंक याद आ रही थी। दोनों को बहुत बुरा लग रहा था। भवानी ने गीता के परिवार के लिए क्या किया ये देखकर भवानी के माता पिता ही नहीं बल्कि जो भी भवानी को एक मामूली लड़की समझता था, अब उसे सम्मान की नजर से देख रहा था। हैदराबाद में एक जेम नाम की कंपनी है और उसमें कीर्ति नाम की एक लड़की डायरेक्शन का काम करती है।
एक दिन जब कीर्ति ऑफिस आई तो उसने देखा कि उसकी जगह पर कोई और आदमी बैठा है। तो वो तुरंत अपने ऑफिस के एमडी प्रशांत के पास गई। प्रशांत, मेरे केबिन में कोई और कैसे बैठा है? कीर्ति के पूछने पर प्रशांत बोला, आई एम सॉरी कीर्ति, मैं तुमको इन्फॉर्म नहीं कर पाया। हमने एक ज्यादा एक्सपीरियंस बंदे को ले लिया है। ऐसा क्यों प्रशांत? हमें एक बहुत बड़ा असाइनमेंट मिला है जिसे तुम अकेले नहीं संभाल सकोगी। इसके लिए एक अनुभवी इंसान की जरूरत है। तो क्या तुमको लगता है कि मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ? वो बात नहीं है कीर्ति। तो क्योंकि मैं एक औरत हूँ? कीर्ति के ये पूछने पर प्रशांत एक शब्द भी आगे नहीं बोल पाया। कीर्ति समझ गई और तब, थैंक्स प्रशांत, मैं इसी समय अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रही हूँ। उसने ऐसा कहा और ऑफिस छोड़कर अपने घर चली गई। वो बहुत सुस्त लग रही थी। उसकी रूममेट गीता ने देखा तो, क्या हुआ, सुस्त दिख रही हो आज? जब उसने पूछा, कीर्ति ने उसे बताया कि ऑफिस में क्या हुआ, ये भी कि उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। इस बात पर तुम उदास हो? हाँ, जब तुम फोटोग्राफी कर सकती हो तो तुम्हें किसी भी कंपनी का ऑफर आएगा। जब गीता ने इस तरह कहा तो उसे तुरंत एक विचार आया और गीता को गले लगाकर बोली, थैंक्स गीता। ये कहकर उसने कैमरा उठाया, अपने बैग में रखा और बाहर निकल गई और शहर में अलग अलग जगह जाकर तस्वीरें खींचने लगी। तभी उसने एक लड़की को देखा जो कचरा घर के सामने खड़ी थी। वो लड़की बहुत प्यारी लग रही थी और कुछ देर बाद कीर्ति को एक आइडिया आया। वो उस लड़की के पास जाकर, हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? सरोजा। कीर्ति ने उसके हाथों में कूड़े का एक पैकेट देखा। सरोजा, तुम इसे बेचोगी तो कितना पैसा मिलेगा? 300 रुपए। मैं तुम्हें 1000 दूंगी, करोगी जो कहूंगी? हाँ। सरोजा ने कुछ देर सोचा और कीर्ति की बात मान गई। कीर्ति तुरंत सरोजा को एक ब्यूटी पार्लर ले गई। वहां जाकर, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो दीदी? मैं तुम्हारी सुंदरता इस पूरी दुनिया को दिखाने वाली हूँ। बाद में उसने ब्यूटी पार्लर की वर्कर को एक अच्छे और लेटेस्ट हेयर स्टाइल की तस्वीर दिखाई। आपको इसके बाल इसी तरह सेट करने हैं। जब उसने ऐसा कहा, ओके मैडम। उसने सरोजा को एक कुर्सी पर बिठाया और 1 घंटे के भीतर उसने सरोजा का समझो मेकओवर ही कर डाला। उसकी सुंदरता देखकर कीर्ति भी चौंक गई। बाद में वो उसे एक स्टूडियो पर ले गई और उसकी तस्वीरें ली। लेकिन सरोजा उलझन में थी कि तस्वीर के लिए कैसे पोज दे, और वो न केवल कैटवॉक करना नहीं जानती थी, वो बार बार नीचे भी गिर रही थी, जिसे देखकर सभी उसकी हंसी उड़ा रहे थे। तब कीर्ति ने सरोजा को खुद तस्वीर के लिए पोज देना सिखाया और उसके बाद उसकी कई खूबसूरत तस्वीरें ली गई। बाद में कीर्ति ने अपने लैपटॉप पर तस्वीरें अपलोड की और देख रही थी। गीता उन तस्वीरों को देखकर, ये कौन है, बहुत खूबसूरत है। जब उसने कीर्ति से पूछा तो कीर्ति ने सारी बात बताई। ये सुनकर गीता हैरान रह गई। अगले दिन कीर्ति ने सरोजा को लिया और सुंदर पोशाकें खरीदी जो मॉडलिंग के लिए सही रहे। उन्हें देखकर सरोजा ने पूछा, दीदी ये सब ड्रेसेस मेरे लिए हैं? उसने मासूमियत से पूछा। यस सरोजा, ये सब तुम्हारे लिए हैं और अब से तुम्हारा नाम स्टेला होगा। बाद में कीर्ति ने स्टेला के लिए खरीदी गई सभी पोशाकों के साथ एक एड शूट किया और वो बहुत अच्छा निकल कर आया। उसने उस विज्ञापन को एक बड़ी कंपनी को भेज दिया, जिसे देखकर उन्होंने स्टेला और कीर्ति को अपने ऑफिस में बुलाया। हेलो सर, मैं कीर्ति हूँ और ये मेरी मॉडल स्टेला है। उसने परिचय दिया और फिर उस कंपनी के सीईओ राघव बोले, मैंने आपका एड देखा है और यदि आप इंटरेस्टेड हो तो हमारी कंपनी में आज से ही काम कर सकती हैं। ये रहा एडवांस। उसने उन्हें एक चेक दिया, जिसे देखकर दोनों को बहुत खुशी हुई। कुछ ही महीनों की मेहनत से स्टेला शहर में एक मशहूर मॉडल बन गई और हर जगह स्टेला के होर्डिंग्स लगे हुए थे। वो अब फिल्मों में बतौर हीरोइन अभिनय भी करने लगी। फिर कीर्ति ने अपनी खुद की कंपनी शुरू की। उसने प्रशांत को भी नौकरी दी, जिसने कभी उसे अपनी कंपनी से नौकरी से हटा दिया था। उस कंपनी में प्रशांत को छोड़कर बाकी सभी महिलाएं थीं। उस दिन के बाद से प्रशांत ने ना तो स्त्रियों को कमतर समझा और न कोई पंगा लिया।